हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस लाइव सेशन ऑफ यूडब्ल्यूटी। दिस इज रंजन। आप देख रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन की ये सेशन ओनली ऑन अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स। तो अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वंस अगेन वेलकम। और यूडब्ल्यूटी की क्लासेस जो हमारी ऑनगोइंग है रेगुलरली, इसमें आज के इस सीरीज में, आज के सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक बार जल्दी से मैं आपको इसका रिव्यू बता देता हूँ और क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं तुरंत के तुरंत। ठीक है, अभी तक प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है और अब आज क्या देखने वाले हैं। तो हमारा जो मॉड्यूल है ना, दिस मॉड्यूल नंबर 3 वाज ऑन गोइंग है ना। मॉड्यूल नंबर 3 से भी पहले, इनफैक्ट हम मॉड्यूल 2 पर हैं अभी, तो अभी 3 पे नहीं पहुंचे हैं। थर्ड मॉड्यूल विल बी इल्यूमिनेशन। ठीक है, सो मॉड्यूल नंबर 2 में हम इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में बात कर रहे थे अभी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा हुआ है। इलेक्ट्रिक हीटिंग पढ़ रहे थे अभी हम लोग। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग में हम लोगों ने अभी तक देखा हुआ था कि हीटिंग दो कैटेगरी में प्रोवाइड करते हैं हम लोग। एक होता है पावर फ्रीक्वेंसी और दूसरा जो होता था दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। सेकंड वन इज द हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। ठीक है, तो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इसके अंदर होता है रेजिस्टेंस हीटिंग ना। फर्स्ट वन इज द रेजिस्टेंस हीटिंग, सेकंड वन इज द आर्क हीटिंग एंड द थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट हीटिंग। ठीक है, ये ऐसे तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड थे। वहीं हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग जो था, मैंने बताया था आपको कि इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है इंडक्शन हीटिंग और दूसरा होता है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, तो आज इनके बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज के सेशन में हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग जो है वो पढ़ने वाले हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट हीटिंग तो अभी हम लोगों ने किया नहीं, इस टॉपिक पे कैसे जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इस चीज़ का। अभी मैं वेल्डिंग कराने वाला हूँ, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट करने के बाद जब वेल्डिंग पे लेके जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग पढ़ेंगे हम लोग। उसमें जो मेथड पूरा यूज हुआ है वही मेथड सेम हीटिंग के लिए भी यूज होगा। ठीक है, तो एक ही बार बताऊंगा और वो दोनों के लिए सेम टू सेम एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक, इसलिए मैंने इसको अभी नहीं कराया हुआ है। ठीक है, तो एकदम टेंशन मत लीजिए आप लोग, सारी की सारी चीज़ें जितना भी मैंने बोला है सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ होगा टिल द एंड। तो एकदम रिलैक्स होके बस आपको करना इतना है कि नोट्स बनाते जाना है। जो जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ डेली की क्लास रोज़ के रोज़ अटेंड कीजिए, नोट्स बनाते जाइए। एट द एंड आप देखिएगा आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट जो होगा वो कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं इधर उधर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट यूटेबिलिटी आपको पूरा इसमें मिल जाएगा। अगर एट द एंड आपको फिर भी ये लगता है कि सर कुछ ये टॉपिक्स अगर और हो जाते तो वो भी आप बताइएगा, वो भी पूरा होगा। ठीक है, सो आई एम देयर विथ यू। एकदम आराम से आप रिलैक्स होकर पढ़िए और मस्त टाइप से कंटेंट का मजा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंडक्शन हीटिंग। तो अभी तक हम लोगों ने पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग के बारे में पढ़ा, देखा कि रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग, ये सब कैसे कंडक्ट होते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे अबाउट द हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। हाई फ्रीक्वेंसी में हमको ये समझ में आ रहा है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी रेजोनेटर्स है ना, या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स। और इनके हेल्प से हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसीज को, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसीज तक लेके जाएंगे और उसके हेल्प से हम देखेंगे कि हीटिंग कैसे प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रॉम इंडक्शन हीटिंग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इंडक्शन हीटिंग। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि इंडक्शन हीटिंग जो है वो कैसे काम करता है। देखिए इंडक्शन हीटिंग जो है वो दो फिनोमिना को एक साथ कंबाइन करके वर्क करता है। कौन कौन से दो फिनोमिना को? ठीक है, कौन कौन से दो मेथड्स को कंबाइन करके वर्क करता है। इंडक्शन हीटिंग में हम क्या करते क्या हैं, जो हीटिंग का पूरा प्रोसेस है ना, वो जूल्स हीटिंग के ऊपर भी बेस करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे भी वर्क करता है। मैं लिखवाता हूँ आपको जल्दी से, है ना, मैं जल्दी से लिखवाता हूँ आपको। इंडक्शन हीटिंग is based upon two phenomena, that is Faraday's law of electromagnetic
Faraday's law of electromagnetic induction and Joule's heating। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको ये पॉइंट पता रहना चाहिए कि कौन कौन से दो फिनोमेना के ऊपर बेस करता है। ठीक है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फर्स्ट वन इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द सेकंड फिनोमेना इज जूल्स हीटिंग। इन दो फिनोमेना को मिला करके बनता है इंडक्टेंस या इंडक्शन हीटिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इंडक्शन हीटिंग का यूज़ तो आपको पता ही है, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं इंडक्शन हीटिंग को। कुछ हाउस होल्ड्स में तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग वैसे भी, तो वो भी देख लेंगे और बाकी सारी चीज़ें जो है उसको भी देखेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना है और जूल्स का फिनोमेना है। ठीक है, दोनों ही मेथड को यूज़ करके यहाँ पे हीटिंग प्रोवाइडेड होती है। ठीक है, ये जो हीटिंग है ये कहलाती है नॉन कॉन्टैक्ट हीटिंग। यहाँ पे उन मेटल्स के सेक्शंस को ही हम हीट कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं, सिर्फ उनको ही। ठीक है, लिखते हैं इसमें, इट इज अ प्रोसेस ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट हीटिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट हीटिंग which is applicable for है ना, नॉन कॉन्टैक्ट हीटिंग जो है ना, नॉन कॉन्टैक्ट हीटिंग का ये प्रोसेस रहता है। ठीक है, सो विच इज एप्लीकेबल टू, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, किस टाइप की चीज़ों को हीट करने के लिए एप्लीकेबल होता है भाई? देखिए, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द हीटिंग ऑफ मेटल्स, स्पेसिफिकली मेटल्स का होना जरूरी है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मेटल्स, टू द इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मेटल्स। ठीक, इसका बेसिक फिनोमेना किसके ऊपर बेस करता है? इसका बेसिक फिनोमेना एडी करंट्स के फॉर्म में बेस करता है, यानी कि एडी करंट्स का क्रिएशन होगा जिसके बेसिस पे हम हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। Here the heating is provided. Here the heating is provided by eddy currents, है ना। Here the heating is provided by the help of eddy currents। तो eddy currents जब क्रिएट होंगी तो उसके बेसिस पर यहाँ पर सिस्टम में हीटिंग प्रोवाइडेड होगा। अब दूसरी बात, एडी करंट्स को क्रिएट करने के लिए हमको कॉन्टैक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एडी करंट्स वहाँ पे बनाने के लिए हमको किसी भी टाइप से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि अगर हम किसी बॉडी में किसी मेटालिक सरफेस में एडी करंट्स क्रिएट कर देते हैं, किस तरीके से करने वो क्रिएट करेंगे? बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल का यूज़ करके अगर हम किसी मेटालिक सरफेस पे एडी करंट क्रिएट करते हैं तो आपको भी पता है कि वो एडी करंट जो है वो उस बॉडी की रेजिस्टेंस के अगेंस्ट फ्लो करेगी। ऑब्वियसली उस बॉडी की रेजिस्टेंस के अगेंस्ट फ्लो करने की कोशिश करेगी, जिससे आई स्क्वायर आर लॉस यानी कि जूल हीटिंग का फिनोमेना जो है वो क्रिएट होने लग जाएगा। और एडी करंट की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पे हीटिंग होगा। ठीक है, लिखते हैं इसमें, द एडी करंट्स फ्लो अगेंस्ट the resistance of material leading to the Joule's heating, ठीक है। तो मटेरियल के रेजिस्टेंस के खिलाफ जो है, उसके अगेंस्ट जो है वो एडी करंट्स क्रिएट होती है, फ्लो होती है वहाँ पे। ठीक है,
और उसी की वजह से जूल्स हीटिंग क्रिएट होता है। ठीक, लिख लिया यहाँ तक आप सभी ने? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब आपके माइंड में सवाल ये चल रहा होगा कि सर इसको हाई फ्रिक्वेंसी से क्या लेना देना है इसका, है ना? इस पूरे हीटिंग फिनोमिना को हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग के अंडर में क्यों रखा गया, इंडक्शन हीटिंग को? चलिए बताता हूँ मैं। अब ये कैसे वर्क करता है इसको समझिएगा एकदम ध्यान से, है ना? इसकी वर्किंग जो है इसको समझने की कोशिश करिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हीटिंग जो है वो हम प्रोवाइड कैसे करते हैं। यहाँ पे हीटिंग प्रोवाइड करने का जो तरीका है ना, ये देखिए यहाँ पर ऐसा कॉयल जो है वो क्रिएट कर लिया जाता है। कॉयल जो है इस तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, यहाँ पर है कॉयल, और इस कॉयल के भीतर से गुजरता है यहाँ पे जो भी हमारा मटेरियल होगा, जो भी सब्सटेंस होगा जिसे हीट करना है, वो यहाँ पर गुजरता है। ठीक है, और इसकी हम हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना? लगभग कुछ ऐसा ऐसा सेटअप होता है, कुछ इस तरीके का सेटअप होता है यहाँ पे। ठीक, इसकी वर्किंग लिखाता हूँ मैं आपको, इसको डिलीट करता हूँ, इसकी वर्किंग लिखते हैं। Here the coil section is supplied, इसकी कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन भी मैं यहाँ पे साथ ही साथ लिखवा रहा हूँ तो आप देखते जाएगा। So here the coil section is supplied with changing electric current at radio frequency in order to increase the inductive reactance of the coil। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल जो होता है दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 पाई एफ एल, इसके बराबर होता है। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बढ़ने से ग्राफिकली भी आपको ये चीज़ पता ही है ऑलरेडी, है ना? बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम पढ़ भी चुके हैं इस पॉइंट को ऑलरेडी। तो ग्राफिकली भी आप ये बात जानते ही हैं कि इंडक्टर के केस में द ग्राफ गोज लाइक दिस। अगर ये ग्राफ आप सप्लाई फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्ज और सप्लाई फ्रिक्वेंसी और एक्सएल के बीच में आप ट्रेस कर रहे हैं, तो दिस इज हाउ द एक्सएल लुक्स। एकदम लीनियरली इंक्रीज होगा ये, क्यों? बिकॉज एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, इस वजह से। तो हम क्या करते हैं कि जितनी हाई फ्रीक्वेंसी रखेंगे उतना ज़्यादा एक्सएल होगा सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस उतना हाई होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले सप्लाई कर देते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इसको ये सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी रखने से फायदा ये होता है कि सर्किट में एक्सएल की मैग्नीट्यूड ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी उसी नेचर का क्रिएट होना चाहिए। फिर तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी चेंजिंग इन नेचर होगा। सो लिखते हैं दिस changing electric field causes the creation of changing magnetic field। अब ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस हो जाना चाहिए अब तो, है ना?
ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तो फॉर श्योर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से अब क्या होगा, सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होने लग जाएगा, है ना। दिस कॉजेज इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन द कॉइल। अच्छा, इस ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड होगी ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ will be proportional to magnitude of this EMF will be proportional to the linked flux, जितना फ्लक्स लिंक होगा उतने ही मात्रा में ईएमएफ भी इंड्यूस होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्लक्स के लिंकेज के ऊपर डिपेंड करेगा ईएमएफ की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, ठीक है। तो ये सब किसकी बेसिस पे हो रहा है, ये सब कुछ, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये किस बेसिस पे हो रहा है, दिस इज बेस्ड अपॉन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इससे आफ्टर इफेक्ट क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मटेरियल जिसको हमको हीट करना है, ये मटेरियल जब इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के पहुंच में आता है, देखिए बताता हूं कैसे। जिसे हमको हीट करना है, जब वो है ना, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे हमारे पास ऐसा कॉइल सेक्शन है, और यहाँ से इसी कॉइल सेक्शन के बीचों बीच यहाँ से वो मटेरियल जो है वो गुजरता है, ठीक है। एक मटेरियल जो है वो गुजरता है इसी कॉइल के थ्रू। अब होता क्या है कि जब भी जैसे ही मैं यहाँ पर चेंजिंग नेचर की सप्लाई जो है वो भेजता हूँ, है ना, यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेटिंग नेचर का सप्लाई करंट जो है वो भेज दिया, और यहाँ से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हुई, जिससे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। तो यहाँ तक तो सब ठीक था। अब क्या होता है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये जब लिंक होता है उस मटेरियल के साथ, व्हेन दिस changing magnetic field links with the material, you know, when this changing magnetic field links with this material, then eddy currents are produced इन द मटेरियल। इस मटेरियल के भीतर क्या होता है, फिर एडी करंट जो है वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। अब एडी करंट्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, एडी करंट्स की मैग्नीट्यूड जो होगी वो डिपेंड करेगी कि आपने फील्ड कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रोवाइड किया है, उस आधार पे मटेरियल की रेजिस्टिविटी वगैरह भी मायने रखेगी वहाँ पर, है ना। तो जब मटेरियल को उस इंडक्टर के अंदर हम प्लेस करते हैं तो वो उस ऑल्टरनेटिंग सप्लाई या ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आता है, और जिससे कि क्या होता है, एडी करंट्स क्रिएट होने लग जाती है इसके अंदर। अब क्या होता है, अब यहाँ से जूल्स का प्रिंसिपल जो है, अभी यहाँ तक तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चला, अब इसके आगे जूल्स का फिनोमेना जो है वो काम करने लग जाता है, ठीक है। कैसे काम करता है, उस मटेरियल की रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करके, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जब एडी करंट उस मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हुआ, तो उस मटेरियल की खुद की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के फिनोमेना की वजह से जितना करंट आप वहां से पास कराओगे, आपको उतना ज्यादा हीट का डिसिपेशन मिलेगा। नाउ जूल्स हीटिंग इज ऑब्जर्व्ड, and now Joule's heating is observed in the material
and more the eddy current, more will be, है ना, जितना ज़्यादा एडी करंट होगा उतनी ज़्यादा मोर विल बी द हीटिंग ऑफ मटेरियल, है ना, मोर विल बी द हीटिंग ऑफ मटेरियल। जितना ज़्यादा आप एडी करंट भेजेंगे उतना ही ज़्यादा अमाउंट में आपको वहाँ पर हीटिंग होते हुए भी मिलेगी। बताइए यहाँ तक का पॉइंट सभी को क्लियर हो गया क्या? दिस इज हाउ द एडी करंट हीटिंग प्रोसेस वर्क्स। तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। आपको दिख रहा होगा ये जो मटेरियल मैंने प्लेस किया हुआ है इस कॉइल के अंदर प्लेस्ड है, इस कॉइल सेक्शन के अंदर प्लेस्ड है ये मटेरियल, तो उसका कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ही नहीं। ठीक है, हाँ, कॉपर का कॉइल हम यूज़ करते हैं यहाँ पर ना, तांबे का कॉइल जो है कॉपर का, उसको यूज़ करते हैं हम सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी सप्लाई जो है उस वो प्रोवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर हीट का टेम्परेचर अगर कंट्रोल करने की बात है तो वो किससे कंट्रोल होता है? वो सीधे सीधे जो सप्लाई है उसकी मैग्नीट्यूड को कम या ज़्यादा करके ही हो सकता है, और कुछ नहीं। ठीक है, जो सप्लाई करंट है ना उसकी स्ट्रेंथ को ऑल्टर करके ही हम हीटिंग टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ हीटिंग is controlled by changing the magnitude of supply current. तो सप्लाई करंट की मैग्नीट्यूड को बदल के आप वहाँ पे कितना टेम्परेचर बनाना चाहते हैं वो भी अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, कितना टेम्परेचर वहाँ बने ये डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका छोटा सा एक ब्लॉक डायग्राम जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी इट्स ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो क्या होता है? पावर सप्लाई यूनिट सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहला जो सेक्शन होता है दैट इज द पावर सप्लाई यूनिट। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, पावर सप्लाई स्टेशन, एसी पावर, ऑब्वियसली ये एसी पर ही काम करेगा। फर्स्ट सेक्शन इसका होता है ब्लॉक डायग्राम का पहला हिस्सा, दैट इज द पावर सप्लाई स्टेशन। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? देन उसके बाद अगला होता है हीट स्टेशन। पावर सप्लाई स्टेशन के बाद अगला जो पोर्शन होता है वो होता है इसका हीट स्टेशन। हीट स्टेशन के बाद फिर हम कॉइल को सप्लाई दे देते हैं। नेक्स्ट इज हीट सेक्शन, और इसके बाद अगला जो पोर्शन रहता है दैट इज फॉर कॉइल्स। है ना, नेक्स्ट जो ये सेक्शन होता है दिस इज मेंट फॉर द कॉइल्स। ठीक है, यहां पर जरा कॉइल का सेक्शन बना लेते हैं और इसके ऊपर ये सब्सटेंस टू बी हीटेड जो है उसे मैं प्लेस कर देता हूं यहाँ। और इस पर ऐसा सोलेनॉइडल टर्न्स लगे हुए होते हैं। लाइक दिस, यहाँ पर ना ऐसे सोलेनॉइड टर्न सोलेनॉइड कॉइल्स जो हैं वो लगे होंगे इसके साथ में। ठीक है, ये आप लोग भी नोट करते जाइएगा ब्लॉक डायग्राम को। तो हीट स्टेशन से यहाँ से कॉइल्स जो होंगे वो कनेक्टेड होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर और कुछ चीज़ रिक्वायर्ड हुई
तो एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। यस, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बन सकता है और बाकी पूरा का पूरा जो ओवरऑल चेन प्रोसेस है वो ऐसा ही चलेगा बस। दिस इज हाउ द एंटायर चेन प्रोसेस इज गोइंग टू बी, है ना। ये पूरा का पूरा जो चेन प्रोसेस है ना, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ऐसे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इंडक्शन हीटिंग जो है, इंडक्शन हीटिंग का फिनोमेना ऐसे ही काम करता है, यही इसका ओवरऑल पूरा मेथड है ना। तो ये हमारा कॉयल सेक्शन है, दिस इज आवर कॉयल सेक्शन। ठीक है, सब लोग नोट करते जा रहे हैं ना, इसको नोट करते जाएगा। देखिए, नॉर्मली इंडक्शन हीटिंग का फिनोमेना जो है, दिस इज मेंट प्योरली फॉर द कंडक्टिंग मेटल्स। लिखवा देता हूं मैं ये भी पॉइंट। सो द इंडक्शन हीटिंग is applicable only for the conducting metals, only for the electricity conducting metals। ये नॉन मेटल्स के लिए नहीं बना होता है, पहली चीज, इसकी पहली लिमिटेशन ये है। ठीक है, इसकी दूसरी लिमिटेशन क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली अपॉन ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। किस पे एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल ओनली अपॉन द ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। अगर ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है आपके पास सिर्फ तभी ये एप्लीकेबल है, ये डायरेक्ट करंट सप्लाई के लिए नहीं बना हुआ है ना। दिस इज नॉट मेंट फॉर द डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई के लिए नहीं बना हुआ है इंडक्शन हीटिंग। क्लियर। और एक और चीज इसमें लिखते हैं कि मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी हाई होगी ना, उतना जल्दी वो हीट अप होगा। ये सब पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट्स है, इसको जरूर से लिखते जाएगा। हायर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल will lead to the higher level of heating, will lead to the higher level of heating। ठीक है, लिख लीजिए इस पॉइंट को भी जल्दी से। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर हीटिंग भी होगा। ठीक,
ना, जितनी ज़्यादा यहाँ पर रेजिस्टिविटी होगी मटेरियल की उतना ज़्यादा हीटिंग होगा बिकॉज ऑफ द आई स्क्वायर आर फिनोमिना। आई स्क्वायर आर के फिनोमिना की वजह से उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर हीटिंग भी होगी। ठीक है, जितना स्मॉल और थिन मेटल होगा वो जल्दी हीट होगा, जितना थिक मेटल होगा उतना देर से हीट होगा। ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे जो हीट जनरेट हो रहा है ना, जब भी मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर हम इसको क्रिएट करते हैं, खासतौर पर अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लिख देता हूँ मैं, इन केस ऑफ ferromagnetic materials, both eddy current and hysteresis is applied for heating। मतलब फिर हीटिंग अकेले एडी करंट से नहीं हो रही। अगर मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है ना, देखिए फेरोमैग्नेटिक होते हुए भी तो इट कैन बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना। एडी करंट फ्लो कराने के लिए हमको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए अगर हमको हिस्टेरेसिस लॉस भी करवाना है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा मेटल हम यूज़ करते हैं जो कि अच्छा कंडक्टिव मेटल भी है लेकिन साथ ही साथ वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी है, तो इन दैट केस जो हीटिंग प्रोवाइड होगा वो अकेले एडी करंट से नहीं होगा, वहाँ पे फिर तब हिस्टेरेसिस लॉस भी होना शुरू हो जाएगा और एंटायर हीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इट विल बी विथ या इट विल बी बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ दिस फिनोमिना। दोनों ही फिनोमिना यहाँ पे फिर काम कर रहे होंगे, हिस्टेरेसिस का फिनोमिना भी होगा और एडी करंट का फिनोमिना भी होगा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। इंडक्शन हीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है? 5000 अंडर रूट पी अंडर रूट एफ म्यू एफ। कैसा होता है? देखिए, इंडक्शन हीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल्स टू 5000 अंडर रूट पी अंडर रूट म्यू एफ। ये फिनोमिना होता है, डेरिवेशन है इसके पीछे, बट वो इतना करने की डिटेल में नीड नहीं है। डी क्या हो गया? डेप्थ है ना। डी क्या हो गया? डेप्थ ऑफ हीट पेनिट्रेशन। डेप्थ ऑफ हीट पेनिट्रेशन। ठीक है, P क्या हो गया और म्यू एफ क्या हो गया? डेप्थ ऑफ हीट पेनिट्रेशन यहाँ तक तो समझ में आता है। व्हाट अबाउट P? ये P क्या चीज़ है यहाँ पे, है ना, अंडर रूट के उसमें लिखा हुआ है P। P नहीं है वो, एक्चुअल में दैट इज रो, है ना। इट इज़ नॉट P, इट इज़ रो। तो अगर आप इसको P लिख रहे होंगे तो इसको रो कर लीजिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रो। रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ओम मीटर में जिसकी यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड में क्या चीज हो रहा है? इट इज द कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरेड, इस फॉर्म में बता रहे हैं हम लोग। ठीक,
ठीक है। है ना, इंडक्शन हीटिंग में नॉर्मली जो हम कंडक्टर्स यूज़ करते हैं ना कॉपर के, वो नॉर्मली क्या होते हैं कि वाटर कूल्ड कंडक्टर्स होते हैं, बट हर केस में नहीं होता है। घरों पे जो इंडक्शन कुकर है उसमें ऐसा कुछ नहीं लगा होता है, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। Induction heating provides contactless induction heating provides a contactless heating of material contactless heating of material without heating by conduction by creating the electromagnetic field अराउंड। ठीक है, तो इंडक्शन हीटिंग में इसीलिए हम बोलते हैं कि हमको कॉन्टैक्ट फ्री हीटिंग जो है या कॉन्टैक्टलेस हीटिंग जो हम बोलते हैं वो यहाँ पर मिलने लग जाता है इन द केस ऑफ इंडक्शन हीटिंग। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सबने लिख लिया क्या? चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इंडक्शन हीटिंग में हमको एक फाइनल चीज़ ये समझ में आती है कि इंडक्शन हीटिंग एक कॉन्टैक्टलेस हीटिंग प्रोवाइड करता है, पहली बात। दूसरा, ये सिर्फ उन मटेरियल्स के लिए होता है जो कि कंडक्टिंग मेटल्स होते हैं। कंडक्टिंग मेटल बोलने का मतलब है दे नीड टू बी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग मेटल, करंट को कंडक्ट कर सकें ऐसे मेटल्स होने चाहिए। ठीक है, हीट का कंडक्शन तो इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट करंट का कंडक्शन जो है दैट इज़ अ रिक्वायर्ड क्राइटेरिया इन दैम। ये करंट का को कंडक्ट कर सके, दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन। दूसरा, एडी करंट्स क्रिएट करने के लिए आपको चेंजिंग नेचर की सप्लाई या ऑल्टरनेटिंग सप्लाई करंट जो है वो दिए जाने की यहाँ पे ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा। तो इतनी क्राइटेरिया होने के बाद इंडक्शन हीटिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस हीटिंग इसमें भी होता है, और हाई फ्रिक्वेंसी या रेडियो फ्रिक्वेंसी पर लेके जाते हैं, जहाँ से हम अगर उस रेडियो फ्रिक्वेंसी पर अगर हम सप्लाई दें तब जाके प्रॉपर लेवल की हीटिंग मिल सकती है हमको। ठीक है, तो ये सारे इसके बेसिक फिनोमिना होते हैं इंडक्शन हीटिंग के। आई होप आपको इंडक्शन हीटिंग जो है वो समझ में आया होगा प्रॉपरली। इसके एप्लीकेशंस लिखवा दूं क्या एक बार? इसके एप्लीकेशन लिखना है क्या आप लोग को? एक बार इसके जल्दी से एप्लीकेशंस बता देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए इसके एप्लीकेशंस लिख लेते हैं। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्शन हीटिंग? ठीक है, सो व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन हीटिंग, देखते हैं। सबसे पहले सरफेस हीटिंग, सबसे पहला तो सरफेस हीटिंग ऑफ कंडक्टिंग मेटल्स। कंडक्टिंग मेटल्स जो होते हैं उनके सरफेसेस को अगर प्रॉपरली हमको हीटअप करना है तो ये मेथड जो है ये एप्लीकेबल होता है, ये सही फिट होता है वहाँ पर। ठीक है, और
इंडक्शन हीटिंग से एक अच्छी बात ये होती है, क्योंकि ये आर्क हीटिंग से थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, हाई फ्रिक्वेंसी का हम यूज़ कर रहे हैं, तो इंडक्शन का फिनोमिना कॉन्टैक्टलेस है, और कॉन्टैक्टलेस होने की वजह से जो कंडक्टिंग लिक्विड होते हैं या कंडक्टिंग गैसेज हैं उसको भी आप हीट कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ड्यू टू contactless method of heating, this induction heating can be applied to liquids and gases, ठीक है। कॉन्टैक्टलेस हीटिंग है तो इस वजह से अगर कंडक्टिंग लिक्विड है, हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा आप लोग, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। कंडक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे गैसेस हो या कोई लिक्विड्स हो, इनका कंडक्टिंग होना ज़रूरी है। अगर ये कंडक्ट नहीं कर सकते तो फिर इनकी हीटिंग भी मुश्किल रहेगी, ठीक है, तब फिर इनकी हीटिंग भी नहीं प्रोवाइड की जा सकती, ठीक है। हाँ, तो लिक्विड और गैशियस कंडक्टर्स को भी हम हीट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे मेटल्स की, अगर मान लो एक इंडक्टेंस हीटिंग का फर्नेस बना के रखें, इंडक्शन हीटिंग का फर्नेस है आपके पास, तो आप मेटल को उसकी पूरी मेल्टिंग पॉइंट तक लेके जाके हीट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। So in case of induction furnace, the metals can be heated, and the metals can be heated up to their मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मेटल्स को आप उनके पूरे मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाके हीट कर सकते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेटल्स को उनके पूरे मेल्टिंग पॉइंट तक ले जा करके हीट किया जा सकता है, ठीक है। और जैसे देखिए, कॉन्टैक्टलेस होने की वजह से एक और फायदा होता है कि जैसे स्टील या एलॉयज अगर हमको मैन्युफैक्चर करना है तो वैक्यूम बेस्ड फर्नेस जो है वो होते हैं। वैक्यूम फर्नेस से क्या होता है कि हीट का ज़रा सा भी मात्रा, हीट की ज़रा सी भी अमाउंट डिसिपेट बाहर नहीं हो पाती, ठीक है। तो कॉन्टैक्टलेस हीटिंग की वजह से क्या होगा कि हम यहाँ पर स्टील या अलॉयज जो है उसको वैक्यूम में रख के हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है बताता हूँ मैं आपको। देखिए, वैक्यूम में रखने से क्या होता है, एयर के एब्सेंस में अगर आप हीटिंग करेंगे ना तो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन तो वैसे ही नहीं हो पाएगा, और ये बेस्ट पार्ट है। अगेन लिखते हैं ड्यू टू कॉन्टैक्टलेस हीटिंग, the induction heating can be applied to the vacuum furnace to heat steel and other such alloys in the absence of air, thus to prevent oxidation.
ये पूरा का पूरा नोट्स है आप लोगों के लिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है ऑलमोस्ट, और कुछ भी चीज़ इसमें छूट नहीं रहा है ना, सारी चीज़ें हैं इसमें, बस आप प्रॉपरली इसको नोट डाउन करते जाएंगे तब ये आपके लिए बहुत इफेक्टिवली वर्क करेगा। ठीक है, तो इंडक्शन हीटिंग में एक और एप्लीकेशन मैंने आपको इसका बता दिया, इंडस्ट्री में इस चीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, वैसे भी सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर्स की हीटिंग के लिए भी इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हीटिंग ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन की जब भी हीटिंग करनी होती है, अगेन फिर से वही कॉन्टैक्टलेस वाला फिनोमेना है यहाँ पे, तो 5वां पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं आपको, यूज्ड फॉर हीटिंग ऑफ सिलिकॉन इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। सिलिकॉन की हीटिंग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में अगर प्रोवाइड करनी है तो भी ये मेथड जो है वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है। ठीक है, सो इतने सारे बेसिक इसके यूसेजेस हैं, है ना। प्लास्टिक का, जैसे प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग वाली जो मशीनें होती है वो भी इंडक्शन हीटिंग का इस्तेमाल करती है, बट उसका फिनोमेना फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, कैप्स की सीलिंग जैसे करनी होती है हमको, बॉटल्स के ऊपर जो मेटल के कैप्स होते हैं ना, इसको बॉटल पे सील करना होता है, इंडक्शन हीटिंग से उसको सील करके चिपका दिया जाता है। आप देखते होंगे फिर जिसको आप ब्रेक करते हैं ना, जब ब्रेक करते हैं तो पतली सी एक रिंग रहती है जिसके साथ वो कैप जुड़ा रहता है, उस रिंग पे अलग अलग पॉइंट्स पे कनेक्शन रहता है, जो थोड़ा कमज़ोर सा कनेक्शन रहता है, जस्ट सो दैट कि आप उसको जैसा चाहें ब्रेक कर सकें, तोड़ सकें उसको, तो वो भी इंडक्शन हीटिंग से ही होता है, वो भी इंडक्शन हीटिंग से। तो इतने सारे बेसिक इसके एप्लीकेशंस होते हैं इंडक्शन हीटिंग में भी। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं एकदम जल्दी से, कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग होता है, डायरेक्ट, इसमें एक होता है इंडक्शन हीटिंग में एक टाइप का इंडक्शन हीटिंग होता है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग, और सेकंड होता है इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग। ठीक है, ये दो टाइप से इंडक्शन हीटिंग हम प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग जो होता है उसमें डायरेक्टली हम जो चार्ज मटेरियल है उसे ही हीट करने, मतलब उसे ही हमारा सेकेंडरी मटेरियल या सेकेंडरी कंडक्टर जो है उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका सेटअप कुछ ऐसा दिखता है, इसको बहुत डिटेल में लेके जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेन चीज़ें मैं आपको इसकी बता देता हूँ। देखिए, अगर जैसे डायरेक्ट कोर टाइप ऑफ इंडक्शन हीटिंग देखेंगे ना, तो उसकी मैकेनिज्म कुछ ऐसी दिखेगी आपको। ऐसे, और इस पोर्शन पे क्या लगा होता है, यहाँ पर इस पोर्शन में यहाँ पर हमारा जो टेस्ट चार्ज है या टेस्ट मटेरियल जो है वो लगा होता है, वो डाला होता है यहाँ पूरी तरह से। ठीक है, तो यहाँ इंडक्शन का फिनोमेना जो ऑकर होता है वो इसी के ऊपर ऑकर होता है। तो सेकेंडरी पे हमारा ये मटेरियल एक्ट करता है, ये मटेरियल जो है इस पे पॉपिंग इफेक्ट देखने को मिलने लग जाता है। जैसे ही यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं, इस पे पॉपिंग इफेक्ट देखना मतलब मिलना जो शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये यहाँ से जब अपोजिट चार्जेस ये क्रिएट करते हैं तो ये हीट भी होते जाएंगे, और ये हो सकता है कि ग्रेजुअली पॉप आउट भी हो जाए, ये बाहर पॉपकॉर्न की तरह ही ऐसे पॉप आउट हो सकते हैं ऐसे बाहर। ठीक है, चार्ज को, ये डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग का मेथड है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग, जो मैंने बताया, जो आप घरों पे भी यूज़ करते हैं नॉर्मली इंडक्शन हीटर्स में, वो सेकंड मेथड होता है। तो ऐसे अलग अलग फॉर्म में आप इंडक्शन हीटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थे पूरे के पूरे एप्लीकेशन ऑफ द इंडक्शन हीटिंग अलॉन्ग विथ ऑल ऑफ इट्स, है ना, अलॉन्ग विथ ऑल ऑफ इट्स टाइप्स। पर मैं दोबारा से आपको जल्दी से रिवाइज करवा दूं, फिर आज का सेशन एंड अप करते हैं। तो इंडक्शन एंड डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग दो फॉर्म में हमको पढ़ना था, ये पूरा का पूरा डिटेल। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग की कैटेगरी में आता है इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग दो फिनोमिना के ऊपर बेस करता है, एक होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद दूसरा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है उसके ऊपर ये बेस करता है। और इन दोनों के ही केस में क्या हो जाता है कि जब भी हम ऑल्टरनेटिंग सप्लाई जो है कंडक्टर के थ्रू पास करवाते हैं या कॉइल्स के थ्रू पास करवाते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्रिएट होना बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज़ है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कराने के लिए हम क्या करते हैं, चेंजिंग नेचर का इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, जिससे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो कंडक्टर से लिंक होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस करवाती है।
ईएमएफ की मैग्नीट्यूड उतनी होगी जितना कि फ्लक्स का लिंकेज होगा उस कंडक्टर के साथ। अब फ्लक्स के लिंकेज के हिसाब से उतनी ईएमएफ है, और वो उस ईएमएफ की वजह से अब उसके अंदर जो हम मेटल प्लेस किए होते हैं या जिस मटेरियल को हमको हीट करना है, जो कंडक्टिव मेटल है उसे जो प्लेस किए होते हैं, उसके साथ जब वो लिंक होती है ईएमएफ, तो वहां पर क्या होता है कि एडी करंट्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अब वो एडी करंट्स अपोज करेंगे अपनी कॉज को लेंस लॉ के बेसिस पे, तो हम सब जानते ही हैं। अब जिस मटेरियल को आपको हीट करना है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी के हिसाब से डिपेंड करेगा कि एडी करंट कितना ज़्यादा हीट का डिसिपेशन करेगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका पूरा वर्किंग होता है एडी करंट्स के बेसिस पे, वहाँ से जूल हीटिंग शुरू हो जाती है। अब सप्लाई जो हम दे रहे हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, है ना। जो सप्लाई हम देते हैं दैट इज गिवन एट रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जब रेडियो फ्रीक्वेंसी पे सप्लाई दोगे तभी एक्सेल की मैग्नीट्यूड हाई हो जाती है, ठीक है। जस्ट टू मेक श्योर कि एक्सेल बहुत हाई होना चाहिए, बस इसीलिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी पर सप्लाई दे देते हैं, ठीक। तो एक्सेल इज डिपेंडेड अपॉन एफ 2πfl। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप इंक्रीज कर दोगे तो वैसे भी एक्सेल की मैग्नीट्यूड हाई हो जाती है यहाँ से, ठीक है। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू द लिंक्ड फ्लक्स। अब ये चेंजिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड जब उस एप्लीकेशन जब आप उस पर अप्लाई करोगे उस मटेरियल के ऊपर, तो एडी करंट जो क्रिएट होगी वो उस पूरे सिस्टम में जो उसकी रेजिस्टेंस के आधार पे हीट का डिसिपेशन कराएगी, और जूल्स लॉ के हिसाब से आप देख सकते हैं I²R के हिसाब से हीटिंग होगी। यहाँ पर हीटिंग की लेवल को कम या ज़्यादा करने के लिए आप इनपुट सप्लाई की लेवल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उससे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला जो है वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। जो हीटिंग कितने डेप्थ पे होगी वो भी जानने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है पूरा, इसको आप नोट करके रखिएगा। द डेप्थ ऑफ हीटिंग विल बी गिवन विद दिस फॉर्मूला, ठीक है, कि कितने डेप्थ में हीटिंग होने वाली है। और डेप्थ ऑफ हीट पेनिट्रेशन हो गया ये D 5000 √ρ माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस के आधार पे, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा इंडक्शन हीटिंग। जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, है ना, जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ये देखिए इसका पूरा एप्लीकेशन भी है यहाँ पर। तो अगली क्लास में ना हम लोग डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे के मेथड्स वेल्डिंग के स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आज की क्लास को यहीं पर एंड अप करते हैं। मिलते हैं आप सभी से कल फिर से दोबारा शाम 9 बजे या रात 9 बजे के सेशन पे। 9 बजे से मस्ट टाइप से फिर से यूडब्ल्यूटी पढ़ेंगे, ऐसे ही शॉर्ट सब वीडियोस के फॉर्म में पूरा यूडब्ल्यूटी मस्ट टाइप से मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो जस्ट बने रहिएगा हमारे साथ अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मिलता हूँ आप सभी से कल के सेशन में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।